नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। इस दिवाली हर किसी की रसोई में महकते पकवानों की खुशबू से त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा। लेकिन एक पुराना सवाल आज भी मौजूद है, कौन सा कुकिंग ऑयल सेहत के लिए अच्छा होता है? सरसों का, नारियल का तिल, ऑलिव ऑयल या फिर घी? ऐसे ऑयल्स को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम करेंगे इसी मुद्दे पर बात। देश के जाने माने डॉक्टर से समझेंगे कौन सा तेल है सेहत के टेस्ट में पास और कौन सा फेल। शुरू करते हैं चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिवाली की दस्तक के साथ ही घरों में पकवानों की खुशबू आने लगी है। इस बार त्योहारों के जश्न में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है, हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें जो सेहतमंद भी हो और स्वाद से भरपूर भी। त्योहारों के इस मौसम में खासकर जब तले हुए पकवानों का दौर शुरू हो जाता है तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, ऑलिव ऑयल या घी, कौन सा विकल्प बेहतर है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरसों का तेल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल की सेहत के लिए लाभकारी है। तो इसके एंटी माइक्रोबियल गुण भी अच्छे हैं, लेकिन स्वाद में तीखेपन को हर कोई पसंद नहीं करता है। साथ ही बार बार गर्म करने पर इसमें हानिकारक तत्व भी पैदा हो जाते हैं। इसी तरह सूरजमुखी के तेल में विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा और बार बार उपयोग करने पर दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी तरह मूंगफली का तेल, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो वजन और दिल को संतुलित रखने में मददगार होते हैं, लेकिन बार बार गर्म करने पर इसमें ट्रांस फैट बनने का खतरा रहता है। भारतीय घरों में तिल का तेल भी खूब इस्तेमाल होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। नारियल के तेल को भी मेटाबॉलिज्म, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट की ज्यादा मात्रा दिल के रोगियों के लिए चिंता का कारण बनती है। इसी तरह आजकल बेहद प्रचलित ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी एंटीऑक्सीडेंट और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर माना जाता है, लेकिन ये डीप फ्राई के लिए ठीक नहीं बताया जाता। इसे लेकर एक और विवाद रहता है कि इसे सलाद में ड्रेसिंग वगैरह के लिए सिर्फ कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए या पकाने के लिए भी ठीक है। और आखिर में आता है हमारा देशी शुद्ध घी, जो ओमेगा 3 और ब्यूट्रिक एसिड से और दूसरे आयुर्वेदिक गुण भी इसे बेमिसाल बनाते हैं, लेकिन ज्यादा कैलोरी और सैचुरेटेड फैट के कारण इसके नुकसान भी गिनाए जाते हैं। तेल कोई भी हो, दिवाली या त्योहार के मौके पर डीप फ्राई पकवानों में एक और चुनौती सामने आती है, और वो है तेल का कितनी बार इस्तेमाल किया जाए। जानकारों की माने तो तेल के दोबारा इस्तेमाल से उसकी ऑक्सीडेशन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हानिकारक ट्रांस फैट का निर्माण होता है, जो हमारे दिल और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस बार दिवाली के पकवान बनाते समय इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्या सिर्फ एक ही तेल पर निर्भर रहना ठीक है या फिर अलग अलग तेलों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। साथ ही तेल के बारे में जागरूकता भी अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप डॉक्टर और फूड एक्सपर्ट से मिलकर अपने खान पान की आदतों और सेहत के हिसाब से ही अपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि त्योहार हो या आम दिन, आपके खाने के स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक झिंगन का। डॉक्टर झिंगन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, सीनियर बैरियाट्रिक सर्जन है, यथार्थ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर झिंगन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत। और बहुत सारी बातें होती हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए, कौन सा नहीं। सबसे पहले तो ये तेल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि साहब तेल तो बड़ी बेस्वाद सी चीज़ है। बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसकी जगह अगर पानी का इस्तेमाल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, शरीर को तेल की इतनी खास ज़रूरत होती नहीं है। तो फिर तेल का हमारे शरीर में दरअसल रोल क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है? सर देखिए, पहले तो आपको बहुत ही मैं धन्यवाद दूँ कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। थैंक यू सर। क्योंकि इस समय सभी लोगों के मन में ये संशय रहता है कि किस प्रकार का तेल इस्तेमाल करें। और जैसा कि आपका पहला सवाल है कि तेल के होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना
जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं। जो हम ऑयल लेते हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी सेल की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हर चीज़ जो रोज़ की हमारी जो प्रोसेस चलती हैं उन सबको ठीक तरीके से चलाने के लिए फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, और जो हमें तेल से मिलती है। अगर हम आप ऐसा खाना खाएं कि जिसके अंदर बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नील हो या जिसके अंदर तेल नहीं होगा, तो उससे हमारा जीवन का जो बाकी सारे सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑयल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, ये है ऑयल की महत्ता, और इसीलिए कहा जाता है कि रोज़मर्रा के जीवन में आपको तेल यानी कि ऑयल की आवश्यकता तो है, लेकिन किस तरह का ऑयल हो इस पर आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, वज़न को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं जो हैं, बीमारियों को अगर छोड़ दें, लेकिन सबसे पहली अगर चिंता किसी की आती है, या यूं कहें कि जब पहली मर्तबा किसी को पता चलता है कि मेरे जीवन में ज़्यादा तेल है या उसका ज़्यादा वज़न हो गया है, तब जाकर वो ऑयल को छोड़ देता है। तो ऑयल का क्या डायरेक्ट संबंध है आपके वज़न से? डेफिनेटली है। हमारे सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस पे सभी को और पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि दिवाली बेसिकली जो फूडी लोग हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं और तला भुना खाते हैं, और इतना आजकल अडल्ट्रेशन भी आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी आइडियल ऑयल नहीं है, और सीधा डायरेक्टली रिलेशन है ओबेसिटी से। अति सर्वत्र वर्जिते ये बोला गया है हमारी हिंदू संस्कृति में। कोई भी चीज़, अति किसी भी चीज़ की है, बहुत ही पौष्टिक फूड है, यदि आप वो भी ज़्यादा ले लोगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। तो यदि खाने में से बिल्कुल भी ऑयल को निकाल दें तो भी बेकार रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी में, पर यदि हम अपना डायरेक्ट फूड जो ये लेते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल्स हैं और ये हैं मस्टर्ड ऑयल्स में होते हैं, तो हमें हेल्दी फूड जो ऑयल है, सैचुरेटेड फूड्स, जिसको भी ये मोनो अनसैचुरेटेड फूड्स हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फूड्स हैं, उसमें से पूफा जो पॉली अनसैचुरेटेड को मेडिकल साइंस में बेटर माना गया है, इनकी कुछ कुछ मात्राएं होती हैं। तो ये परसेंटेज में डिपेंड करता है, किसी में पूफा ज़्यादा है, किसी में मुफा ज़्यादा है, पॉली अनसैचुरेटेड है। तो हमें ये हर कंटेनर पे, जो स्टैंडर्ड कंपनी के कंटेनर्स पे लिखा होता है कि किस फूड में कैसे है, तो ये हमें सिलेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये वेरिएशंस होते हैं कि आप किस कंट्री के किस पार्ट में रह रहे हो जी। जैसे नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल होता है, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल भी होता है। और ये डायरेक्टली खाली ऑयल से नहीं है, आपकी अदर एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल और आपका कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, इन सबसे रिलेशन है। डॉक्टर साहब, मेरा एक डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मैं टोक रहा हूँ, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा आपसे ही कि जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी पृष्ठभूमि में सरसों का तेल या इस तरह के तेल नहीं होते हैं, तो वो पहले अपने पेशेंट्स को बोलते हैं आप सरसों का तेल छोड़िए। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में अगर आप आ गए तो वहाँ पर क्योंकि वाबस्ता होते हैं सरसों के तेल की पृष्ठभूमि से, तो वो कहते हैं कि अगर आप मूंगफली का तेल ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर जिस पृष्ठभूमि से आया है और तेल के प्रति जो उनकी अपनी अनुभव और जागरूकता है, वो उनके प्रति एक धारणा बना लेते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूट्रिशन कभी भी, जैसे हम बैरेटिक हैं तो वी वर्क एज ए टीम। हमारी टीम में न्यूट्रिशनिस्ट भी होती है। तो जैसे मुझे सर्जिकल काम करना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोई कर रही है, तो न्यूट्रिशन वालों को इसकी एक्सपर्ट राय होती है। तो सबसे बड़ी बात आप ये मानो कि हमारा जो आयुर्वेद सिखाता है कि बॉडी में जो बैलेंस है, वायु पित्त लवण का बैलेंस होता है। तो डायरेक्टली कोई भी बीमारी होती है कि हमारा खान पान कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो साउथ में कोई डॉक्टर है, उन्होंने उसकी जो पूरी टीचिंग है वो है, वहाँ का वेरिएशन क्या है, एवेबिलिटी क्या है, कोकोनट ऑयल की ज़्यादा एवेबिलिटी है, इधर को मस्टर्ड है। पर आप ये नहीं कर सकते कि कोकोनट ऑयल पूरा सेफ है, पर इन कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल में पूफा मुफा दोनों मिलते हैं। ऑलिव ऑयल में तो आप किसी एक को वो नहीं कि बेस्ट है, वो नियर टू बेस्ट हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो जिसका जितना एजुकेशन होता है, जनरली जो रूटीन सर्जन्स हैं उनकी जानकारी तो होती है, हमारी एमबीबीएस के स्टडीज में पढ़ाया जाता है, और रूटीन प्रैक्टिस में जो न्यूट्रिशन है, मैं कहता हूँ आने वाले टाइम पे डाइट और न्यूट्रिशन की ब्रांच, और ये सबसे आगे आने वाली ब्रांचें हैं, क्योंकि हमें पूरे इंडिया को अपना खान पान स्वस्थ देखना है। एब्सोल्युटली, यानी कि चाहे वो रेगुलर खान पान हो या फिर तेल की बात हो, एक बेहतर
शिक्षा होना पहले तो ज़रूरी है, और ये शिक्षा हर लेवल पे होनी चाहिए, एक आम आदमी से लेकर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कई बार बहुत सारे थ्योरीज में वो भी जाने अनजाने या कुछ ऐसी धारणाओं के कारण बंधे होते हैं, तो सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और ज़्यादा इसमें अब एक और मेहमान का हम रुख करते हैं, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे भी सर वही बुनियादी सवाल, कुछ लोग कहते हैं ऑल ऑयल्स आर इक्वल, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑलवेज हेल्दी, कुछ कहते हैं साहब रिफाइंड ऑयल से तो भैया पूरी तरह से दूरी बना लीजिए, घी को फ्राई कर लिया तो अनहेल्दी हो जाएगा। मतलब बहुत सारी धारणाएं हैं, तो कौन सा तेल बढ़िया है, बेस्ट है सेहत के लिए, ज़रा इस पर प्रकाश डालें सर। जी दीपक जी, मैं आपने जो संशय जताया कि किस तरीके से कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, तो मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न कंट्री में, यूएस में एफडीए ने इसको बैन किया था कि उसमें उन्होंने कहा कि एरोसिक एसिड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे देश में देखिए, आप इसका स्मोक पॉइंट देखें, इसकी स्टेबिलिटी देखें, तो इस हिसाब से हाई टेम्परेचर पे कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा है। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का डेटा है कि 1 टेबल स्पून में अगर 4 ग्राम से कम है सैचुरेटेड फैट, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल में आप देखिएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स करीब 85% हैं, सैचुरेटेड फैट केवल 15% के आसपास है। तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में, और देखिए कोई भी प्रूवन फैक्ट्स नहीं है कि एरोसिक एसिड का इतना लेवल बढ़ जाता है कि इसके वजह से आपको दिक्कत हो जाए। कोई ह्यूमन में कोई ऐसा ट्रायल भी नहीं है। जो इसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी या हार्ट पे जो प्रभाव देखा गया था वो चूहों में देखा गया था। तो मुझे लगता है कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ सरसों उपजता है, सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देसी घी की भी मैं बात करता हूँ कि अगर गाय का देसी घी मिलता है, जिस तरह से आजकल लोगों को घी से नफरत है, मुझे लगता है देसी घी जो है उस कई तरीके से स्वास्थ्य को सहायता करता है। मुझे लगता है कि आपके गट को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है, और इतना ज़्यादा कोई हेल्थ के लिए कोई वो डेंजरस कुकिंग मीडिया नहीं है। बट जो भी हम कहें, सरसों तेल बेहतर है। देखिए, बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, एवोकाडो तेल को, ऑयल को, ओलिव ऑयल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा ऑयल है, लेकिन मुझे लगता है मस्टर्ड ऑयल उससे पीछे नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जिस क्राइटेरिया से आप ऑयल चूज करते हैं कि हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं होना चाहिए, ट्रांस फैट्स नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मस्टर्ड ऑयल इज़ ए गुड चॉइस। ऑल राइट सर, क्योंकि आपने घी का भी जिक्र किया, मस्टर्ड ऑयल पे तो आपने बहुत अच्छे से तफसील से बता दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा घी पर भी बात करेंगे, डॉक्टर झिंगन से भी, डॉक्टर गुप्ता से भी, क्योंकि घी को लेकर वाकई में बड़ा डर है लोगों के मन में। और जैसे ही हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बात आती है तो उनकी थाली से, उनके जीवन से सबसे पहले घी को हटा दिया जाता है। बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं साहब, घी तो आपके यहाँ होना ही चाहिए, बशर्ते उसको इस्तेमाल करने के तरीके आपको पता हों। तो इन पर भी प्रकाश डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कौन सा तेल सेहत में फेल, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ चुका है, कुकिंग में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होना लाजमी हो जाता है, इसीलिए तेल पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर झिंगन, घी पर मैं ज़रूर आऊँगा, और ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो जाते हैं, या तो उनकी अपनी जानकारी के आधार पर या कभी कभी डॉक्टर्स के कहने पर उनको घी से दूर कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में घी दुश्मन हो चुका है आज के दौर में हमारे शरीर का? और अगर नहीं तो फिर घी का सही तरीका क्या हो सकता? आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि चूँकि ये जनरल विषय है, सब लोगों के लिए है जी। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ऑयल के ऊपर, तो एक जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं तो फैट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर जो घी या ऑयल जम जाता है तो वो सैचुरेटेड फैट होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलडीएल की मात्रा होती है, जो हार्ट के लिए और डायबिटीज़ दोनों के लिए नुकसान करता है।
दूसरे तरह का फैट होता है ट्रांस फैट, जिसको हम लोग कहते हैं डीप फ्राई, जैसे जिसमें आप पराठे हो गए, पूड़ी आ गई, ये समोसे हो गए, कचौड़ी हो गई, जितने भी डीप फ्राइड ऑयल्स हैं इसके अंदर ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बॉडी के हार्ट के लिए और डायबिटीज़ दोनों के लिए नुकसान करते हैं, हार्ट की आर्टरीज के लिए भी करते हैं। तीसरी जो अभी चर्चा हो रही थी, 2 अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में हो रही थी, जिसमें पूफा और मूफा दोनों होते हैं। मूफा वो वाले ऑयल्स होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और उनके अंदर जो है ख़ास करके अपना ऑलिव ऑयल हुआ, एवोकाडो हुआ, जो अभी डॉक्टर हमारे मनोज जी बता रहे थे, ये ऐसे ऑयल हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करते हैं। ये जो है अपने नट्स के अंदर भी होता है, सीड्स के अंदर भी होगा, नेचुरल उसके अंदर फलों के अंदर भी पाए जाते हैं। अपने जो है ये सीड्स और अपने नट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग जो दूसरे तरह का अच्छा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छा, जिसको कहना चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये जो है खास करके जो आज हमारी अभी चर्चा हो रही थी घी के बारे में और सरसों के तेल के बारे में, ये इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम लोग कहते हैं अलसी का जो तेल होता है, या हम लोग कहें जो फिश ऑयल होता है, जिसके अलावा वॉलनट ऑयल होता है, सनफ्लावर है, कॉर्न ऑयल है, ये सब है। लेकिन एक चीज़ हमेशा डॉवल साहब याद करनी चाहिए जी, तेल हमेशा बदलते रहना चाहिए। हर 3-3 महीने में आपको तेल को बदलना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली एक तेल के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनके बहुत अच्छे गुण हैं, तो वो दूसरे में भी होंगे, एक में कम होंगे, एक में ज़्यादा होंगे। तो हर 3-3 महीने में जैसे एक बार आपने अगर, और देसी घी की और या जो भी तेल है उसकी मात्रा 3 से 4 चम्मच ही होनी चाहिए, मतलब पूरे महीने में आधा किलो से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करेक्ट सर। दूसरी चीज़ हो गई कि आप उसको जो है ना बदलते रहेंगे, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। एक इंपॉर्टेंट आपने टेक अवे जो दिया है वो ये दिया है कि ऑयल की वैरायटी आपके खाने में होनी चाहिए, और 3 महीने से ज़्यादा एक ऑयल का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर है। आप तेल बदलते रहें ताकि सांप के गुण आपको मिलते रहें, जो भी उसमें अलग अलग ओमेगा 3, ओमेगा 6 या दूसरे जो उसके गुण हैं उनका आप लाभ उठा सकें। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात नोट कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप एक इंपॉर्टेंट बात आती है, और ख़ास तौर पे त्योहारों के मद्देनज़र, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि इन जनरल लाइफ ऑल्सो, हिंदुस्तान में क्या होता है कि महंगाई के ज़माने में और तेल के दाम तो आसमान पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो गाड़ी में डलने वाला तेल हो या फिर खाने का तेल हो। तो लोग क्या करते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर बच गया तो उसको दोबारा रख देते हैं। और ख़ास तौर से त्योहारों में हमने देखा है, एक बार पूड़ी कचौड़ी तल दी, उसके बाद उसको संभाल लिया, फिर दोबारा उसको सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर लिया, पराठे बनाने में इस्तेमाल कर लिया, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लिया। तो ये कितना ख़तरनाक है बार बार सेम ऑयल को इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर से फ्राइंग में। हाँ जी, ये जो आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वेरी डेंजरस। और ये रेस्टोरेंट्स में होता है। घर में जो मम्मी होती है वो आपके सेहत के लिए ध्यान रखती है, घरों में ये रिपीटेड नहीं होता, फिर भी ये रखा जाता है कि दोबारा से जो ऑलरेडी हमने जिसमें फूड कुक कर लिया है या फ्राई कर लिया है, उसको रिपीटेड यूज करने से उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसका जो एक्सटेंट ऑलरेडी निकल चुका है। तो उसका इफेक्ट, और जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हैं या पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, तो उसकी इफेक्टिवनेस आधी हो जाती है, वो इट बिकम टॉक्सिक। तो ये ज़्यादातर छोटे जो हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं या छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उन पे ये देखने को मिलता है कि वो अनहेल्दी ऑयल भी यूज करते हैं और रिपीटेड यूज करते हैं। तो डेड फूड इज बिकम वेरी डेंजरस। उनमें ऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और डेट इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ। वो हमारी सेल को डैमेज करते हैं। ऐसे पेशेंट यदि डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है तो डेट इज वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ एंड इट शुड बी प्रोहिबिटेड। एब्सोल्युटली। यानी कि जैसे आपने भी कार का एग्जांपल दिया, हम लोग जो 7 साल में कार का मॉडल चेंज हो जाना है, जल्दी एक आदमी 7-8 साल में अपनी कार बदल देता है। हम उसके बारे में तो वरी करते हैं, पर हम स्ट्रीट फूड लेते हुए या कहीं भी हम रेस्टोरेंट में जाते हुए वी आर नॉट वरीड कि हमें इसी बॉडी से अपना 70-80 साल या 90 साल गुजारा करना है, इसमें हम कौन सा ऑयल डालें, तो वो सिलेक्शन हम नहीं करते हैं। वेरी वेल सेड सर, वेरी रिलेटेबल, वेरी वेल सेड सर एंड वेरी रिलेटेबल। और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपने दिया, एकदम से बात समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मनोज, आपके पास चलूँगा। बहुत सारे लोगों की धारणा अब ये हो जाती है कि साहब हमें ऑलिव ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, घी लेना है या कोई दूसरा लेना है, सेसमे लेना है या कोकोनट लेना है, हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं साहब। हम तो
हम तो बहुत हाई प्रोफाइल हेल्दी मील अपनाते हैं और इसलिए हम तो ऑयल फ्री कुकिंग एंड ऑयल फ्री ईटिंग पर विश्वास करते हैं। तो क्या वाकई में जीवन से एकदम तेल को हटा भी दिया जाए, ऑयल फ्री कुकिंग, ऑयल फ्री ईटिंग ये बेहतर है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग विदेशों से बड़ा कंपेयर करते हैं कि साहब विदेशों में तो बॉइल्ड फूड खाया जाता है, हमारे यहाँ तो सब हर चीज़ तेलमयी है। तो ऑयल फ्री का कॉन्सेप्ट कितना सही कितना गलत सर? देखिए दीपक जी, ऑयल का एक लिमिटेड अमाउंट तो बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, खास करके जो नर्वस सिस्टम है उसकी लाइनिंग तो कोलेस्ट्रॉल की लाइनिंग होती है, तो आपको 3 चम्मच तेल की ज़रूरत मिनिमम है दिन भर में। तो ऑयल फ्री की तो बात छोड़ दीजिए, बट ये और बात है कि कई बार आप अनकॉन्शियसली भी आप ऑयल लेते हैं जिसका आपको पता नहीं चलता है, बट मुझे लगता है ऑयल बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे सरसों तेल की बात करूं, उसमें एलाइल आइसोथायोसाइनेट रहता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। देसी घी का अगर उदाहरण देता हूं तो मैं बोलता हूं उसमें ब्यूटायरेट होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को और तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो फैट के साथ ही, तेल के साथ ही रहते हैं। और घी में होता है जैसे A, D, E के सारे विटामिन होते हैं घी में होते हैं। तो ये धारणा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, अनहेल्दी है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट में फैट लेना होगा, क्योंकि सारी लाइनिंग, सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग, Yes, sir. नर्वस। मेरा एक और सवाल है, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक और सवाल मेरा है। आपने कहा कि ऑयल तो आपको लेना होगा, अगर ये ऑयल हमें नट्स एंड सीड्स से मिल जाए, जैसा कहा जाता है कि साहब अखरोट में, बादाम में, बाकी चीज़ों में पर्याप्त ऑयल होता है, अगर यहाँ से ऑयल आ रहा है तो क्या हमें कुकिंग में डालने की आवश्यकता होगी? मुझे लगता है कि जो बात मैं कह रहा था कि कुछ आप अनकॉन्शियसली जो आप ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, जैसे वॉलनट है, आलमंड है, इसके ऑयल्स जो हैं ये भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये भी आपको सप्लीमेंट करता है, वही चीज़ है। लेकिन जो डाइटरी एडवाइस हम लोग देते हैं उसमें आप 3 टीस्पून ऑयल की पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा हो, पर टेबल स्पून बोलते हैं कि 4 ग्राम से सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, वो गुड क्वालिटी का ऑयल है और उसको आप लेना चाहिए। अगर आप ये ले रहे हैं तो इट इज़ सप्लीमेंटिंग योर ऑयल रिक्वायरमेंट। निश्चित तौर पे अखरोट और बादाम आप खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कुछ ज़रूरत इनसे पूरी हो रही हो। एब्सोल्युटली सर, तेल का ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप तीनों से मुझे और बातें करनी थी, बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, लेकिन शो में समय इतना ही है, इसलिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। डॉक्टर मनोज कुमार, आपने वक्त निकाला सर, बहुत अच्छे से मुद्दे को समझाया। डॉक्टर झिंगन, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने भी मुद्दे को समझाया। डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपकी तरफ से भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं दीपावली की। और दर्शकों के लिए हम स्वास्थ्य की कुछ टिप्स आज के इस शो के माध्यम से छोड़ के जा रहे हैं, जीवन में आत्मसात ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।